दोस्तों, एक दिन आईपीएस मैडम को एक ऑटो ड्राइवर थाने में पर्स जमा करवाते हुए मिलता है। पूछने पर वो बताता है कि पर्स उसे पिछली सवारी के ऑटो में पीछे की सीट पर मिला था और 10 दिन से वह ढूंढ रहा था कि किसका है। पर्स डीएम साहिबा राधिका त्यागी का निकलता है। जब डीएम साहिबा को यह पता चलता है तो वो खुद उस ऑटो ड्राइवर से मिलने जाती हैं। उसकी सादगी, संघर्ष और ईमानदारी उन्हें छू जाती है। आईपीएस मैडम भी इस इंसान से बहुत प्रभावित होती हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वह आदमी बहुत संघर्ष में है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, लखनऊ शहर की हल्की धूप और हलचल भरी सड़कों के बीच हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में लगा हुआ था, लेकिन इन्हीं सड़कों पर एक शख्स था जो दूसरों की तरह नहीं था। उसका नाम था राजेश यादव। उम्र कोई 40 के करीब, सांवला चेहरा, माथे पर पसीने की रेखाएं और आंखों में ईमानदारी की एक चमक। वो पिछले 10 सालों से ऑटो चला रहा था, दिन रात मेहनत कर अपने छोटे से परिवार का पेट पाल रहा था। उस दिन की बात ही कुछ अलग थी। सुबह सुबह से ही उसका मन बेचैन था। पत्नी की दवाई खत्म हो चुकी थी और बेटी की स्कूल फीस भी जमा करनी थी। बस एक दो अच्छी सवारी मिल जाए तो काम चल जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। शाम के करीब 5 बजे वो हजरतगंज चौराहे से एक महिला सवारी को लेकर कलेक्ट्रेट की ओर गया। महिला जल्दी में थी और उतरते वक्त वो एक शब्द भी बोले बिना चली गई। राजेश ने सिर झटककर फिर से ऑटो घुमाया और अगली सवारी की ओर बढ़ गया। रात के करीब 8 बजे जब वो ऑटो स्टैंड पर पहुंचा और गाड़ी को पार्क करके पिछली सीट साफ करने लगा, तभी उसकी नजर एक चमड़े के पर्स पर पड़ी। अरे, ये कहां से आया? उसने चौंकते हुए पर्स उठाया। पर्स काफी महंगा और स्टाइलिश लग रहा था। उसमें कुछ कैश, एटीएम कार्ड, एक आधा खिला हुआ गुलाबी रूमाल और एक सरकारी पहचान पत्र था। उसने पहचान पत्र को गौर से देखा। नाम राधिका त्यागी, पद जिलाधिकारी, लखनऊ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये तो डीएम साहिबा का पर्स है। राजेश के पास 2 रास्ते थे, या तो वो पर्स रख लेता और पैसे अपने जरूरी कामों में लगा लेता, या फिर वही करता जो एक सच्चा नागरिक करता, पर्स लौटाना। थोड़ी देर तक वो ऑटो में बैठा रहा। उसका मन डगमगाने लगा। सीमा की दवाई, सपना की फीस, पर यह चोरी तो नहीं है। मैं तो बस जरूरतमंद हूं, बेईमान नहीं। आखिरकार उसने फैसला लिया। उसने ऑटो स्टार्ट किया और सीधे हजरतगंज थाने की ओर बढ़ गया। थाने में पहुंचकर उसने रिपोर्टिंग टेबल पर बैठे सिपाही से कहा, साहब, यह पर्स मुझे मेरे ऑटो में मिला है। यह किसी राधिका त्यागी का है। शायद कोई अफसर हैं। मैं लौट आना चाहता हूं। सिपाही ने पहले शक भरी नजरों से देखा, फिर पर्स को उलट पलट कर देखा। फिर एक सीनियर हवलदार को बुलाया गया। कुछ ही मिनटों में थाने में हलचल मच गई। तू कहां से मिला ये पर्स? क्या अकेले लाया है? राजेश ने सब कुछ ईमानदारी से बताया। जब पर्स खोला गया और पहचान पत्र व एटीएम कार्ड देखे गए तो सीनियर अफसर ने आईपीएस कार्यालय में कॉल कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां पहुंची आईपीएस प्रज्ञा सिंह, तेज निगाहों वाली, सख्त और निडर महिला अफसर। वर्दी में उनकी चाल में एक गरिमा थी और चेहरे पर सख्ती। जैसे ही उन्होंने राजेश को देखा, पूछा, तुम्हें यह पर्स कहां से मिला? राजेश ने झिझकते हुए सारा किस्सा दोहराया। आईपीएस प्रज्ञा कुछ क्षणों तक उसे देखती रहीं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है? राजेश यादव, ऑटो चलाता हूं। प्रज्ञा ने पर्स अपने कब्जे में लिया और बोली, तुम्हें पता है कि आजकल कितने लोग ऐसे पर्स मिलने पर लौट आते नहीं हैं। तुमने ईमानदारी दिखाई है। मैं डीएम साहिबा से बात करके तुम्हें खुद मिलवाऊंगी। राजेश ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ खास नहीं किया मैडम, जो सही था वही किया। आईपीएस प्रज्ञा ने पहली बार मुस्कुराया। अंदर से वो इस आदमी से प्रभावित हो चुकी थीं। इतना संघर्ष, इतनी गरीबी, फिर भी इतनी सच्चाई। राजेश के लिए ये रात नींद से खाली थी, लेकिन दिल में एक सुकून था। शायद उसकी ईमानदारी कोई मायने रखेगी, शायद नहीं भी, लेकिन उसने जो किया उसमें कोई पछतावा नहीं था। पर वो नहीं जानता था कि उसकी यही ईमानदारी अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। लखनऊ पुलिस लाइन के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में स्थित ऑफिस में बैठी थीं आईपीएस प्रज्ञा सिंह
तेज, अनुशासन प्रिय और इंटेलिजेंस ब्यूरो से ट्रेनिंग प्राप्त अधिकारी। उनका कमरा साधारण था, पर उनकी उपस्थिति किसी भी व्यक्ति को सहज नहीं रहने देती थी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वह उनके दिमाग में घूम रहा था। सामने मेज पर राधिका त्यागी का चमड़े का पर्स रखा था, जिसे एक साधारण ऑटो चालक राजेश यादव ने लौटाया था। प्रज्ञा जानती थीं कि इतने बड़े अफसर का पर्स मिलना और फिर उसे ईमानदारी से वापस लौटाना कोई सामान्य बात नहीं थी, खासकर उस वर्ग से जिसकी रोजी रोटी रोज की दिहाड़ी पर टिकी होती है। उन्हें संदेह भी था और जिज्ञासा भी। उन्होंने राजेश की पूरी पृष्ठभूमि जांचने का आदेश दे दिया था। काजी, मुझे कल रात वाले ऑटो ड्राइवर की पूरी जानकारी चाहिए। उसका पता, पारिवारिक स्थिति, कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो तो। कुछ ही घंटों में फाइल मेज पर थी। नाम राजेश यादव, उम्र 39 वर्ष, पेशा ऑटो चालक, रजिस्टर्ड, पता बालागंज, लखनऊ, परिवार पत्नी सीमा, गंभीर रूप से बीमार, किडनी रोग, एक बेटी सपना, कक्षा 7वीं की छात्रा, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उल्टा मोहल्ले के लोगों से पूछताछ में यही जवाब मिला, राजेश भैया बहुत नेक आदमी हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया। प्रज्ञा सिंह ने आंखें बंद कीं और धीरे से सिर झटक दिया। कितनी अजीब बात है, इस शहर में जहां हर कोने से कोई ना कोई शिकायत आती है, वहीं ये आदमी सच्चाई का उदाहरण बन गया। अगले दिन उन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए राजेश को ऑफिस बुलाया। जब राजेश ऑटो से पुलिस लाइन पहुंचा तो उसके पैर कांप रहे थे। जीवन में पहली बार इतने बड़े ऑफिस के भीतर दाखिल हो रहा था। प्रज्ञा सिंह अपने सरल लेकिन सशक्त स्वर में बोलीं, बैठिए राजेश, डरिए मत, यहां कोई आपको पकड़ने नहीं आया, हम तो आपकी तारीफ करना चाहते हैं। राजेश संकोच में कुर्सी पर बैठा। उसने आंखें नीची रखी हुई थीं। प्रज्ञा ने बात आगे बढ़ाई, आपने जो किया वो आजकल बहुत कम लोग करते हैं। क्या आपको एक पल को भी लालच नहीं आया? राजेश ने धीरे से सिर हिलाया। मैडम, घर में बहुत परेशानी है, पत्नी बीमार है, बेटी की फीस भी बाकी है, लेकिन पराया सामान अपना बनाना मैंने कभी नहीं सीखा। प्रज्ञा का दिल भीतर से हिल गया। उनके बचपन की तस्वीरें सामने आ गईं। एक समय ऐसा ही था जब उनके पिता भी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे और वही सच्चाई उन्हें आज यहां तक लाई थी। उन्होंने राजेश से कहा, क्या आप डीएम साहिबा से मिलना चाहेंगे? वो पर्स आपका लौट आया हुआ है। उन्हें भी जानना चाहिए कि लखनऊ में आज भी ईमानदारी जिंदा है। राजेश ने विनम्रता से सिर हिलाया। प्रज्ञा ने तुरंत कॉल लगाया। राधिका जी, मैं आईपीएस प्रज्ञा बोल रही हूं। आपका पर्स मिल गया है और वो भी एक ऐसे इंसान ने लौटाया है जिसे आपको मिलना चाहिए। क्या आप आज शाम 5 बजे मेरे ऑफिस आ सकती हैं? दूसरी ओर से आवाज आई, बिल्कुल, मैं आ रही हूं। आईपीएस प्रज्ञा ने फोन रखा और राजेश से कहा, आज आप किसी और सवारी को मत उठाइए, हमारे लिए आप आज के हीरो हैं। राजेश ने हंसते हुए कहा, मैडम, हीरो तो फिल्मों में होते हैं, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। आईपीएस प्रज्ञा सिंह के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई थी। उन्हें इस केस में सिर्फ ईमानदारी नहीं, एक अवसर दिख रहा था, व्यवस्था और आम आदमी के बीच एक सेतु बनाने का। आईपीएस प्रज्ञा सिंह के कार्यालय की घड़ी शाम के 5 बजा रही थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टपक रही थीं। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन अंदर मौजूद 3 लोगों के दिलों में अलग अलग भावनाओं का तूफान चल रहा था। राजेश यादव पहली बार इतने बड़े सरकारी दफ्तर में, और वह भी आईपीएस अधिकारी और डीएम मैडम के सामने बैठा था। उसकी आंखों में डर, संकोच और थोड़ा गर्व भी था। आईपीएस प्रज्ञा सिंह की आंखों में सख्ती नहीं, बल्कि निरीक्षण और सराहना का भाव था। और डीएम राधिका त्यागी, जिनका पर्स लौटाया गया था, वे सामने बैठी थीं, लेकिन कुछ उलझी हुई सी। वे उस पर्स को लगातार देख रही थीं, जैसे कोई भूली हुई स्मृति उसमें कैद हो। राधिका ने धीमे स्वर में कहा, राजेश जी, आपने जो किया वो इस समय में बहुत दुर्लभ है। मैं आभारी हूं। राजेश ने सिर झुका लिया। मैडम, मेरी मां कहती थीं, ईमान से कमाया 2 रोटी का स्वाद सोने की थाली से कहीं अच्छा होता है। बस उसी को निभा रहा हूं।
प्रज्ञा सिंह ने मुस्कुराते हुए राधिका की ओर देखा। मैडम, अब ये पर्स आपके पास है, लेकिन क्या आप इसमें कोई खास चीज मिस कर रही हैं? राधिका थोड़ी देर चुप रहीं, फिर पर्स खोलकर उसमें से एक छोटी सी डायरी निकाली। पुरानी, जर्जर सी, लेकिन बहुत सहेजी हुई। उन्होंने उसे खोला और एक पृष्ठ पर नजर ठहर गई। ये मेरी मां की लिखी कविता है। आखिरी बार जब उन्होंने मुझे अपने हाथ से कुछ दिया था। उन्होंने डायरी प्रज्ञा की ओर बढ़ाई। प्रज्ञा ने पन्ना पढ़ा। टा, बेटी, जब भी ऊंचाई पर पहुंचना, जमीन की मिट्टी मत भूलना। जिसने तुझमें जड़ें दी हैं, वही तुझे ताजगी देती रहेगी। प्रज्ञा की आंखें भर आईं। राधिका ने धीमे स्वर में कहा, इस डायरी के बिना मैं खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। तभी राजेश बोला, मैडम, मुझे नहीं पता ये डायरी इतनी कीमती है, लेकिन जब मैंने इसे पर्स में देखा तो लगा ये किसी अपने की चीज है। प्रज्ञा ने देखा कि राधिका की आंखों में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो अब तक उन्होंने किसी को नहीं बताया। मैडम, प्रज्ञा ने कहा, क्या आप बताना चाहेंगी कि इस पर्स और डायरी का संबंध क्या सिर्फ भावनात्मक है या कोई पुरानी कहानी भी है? राधिका कुछ क्षण सोचती रहीं, फिर धीरे से बोली, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां एक चौकीदार हुआ करता था, किशन चाचा। उनकी एक बेटी थी, प्रज्ञा। बहुत तेज, बहुत मेहनती। हम दोनों साथ पढ़ते थे। लेकिन एक दिन मैं बहुत अमीर घर की थी और प्रज्ञा बहुत गरीब। मेरे पापा ने हमारे बीच की दोस्ती को तोड़ दिया। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आत्मा में एक टीस रह गई। और जब मैंने आईपीएस प्रज्ञा सिंह का नाम सुना तो मुझे वही प्रज्ञा याद आ गई। प्रज्ञा अवाक रह गई। आप राधिका मिश्रा हैं? वही राधिका जो लाल बाग स्कूल में पढ़ती थीं? राधिका ने आंखें भरकर कहा, हां, और तुम ही वो प्रज्ञा हो। कमरे में कुछ पल को सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगीं। वर्षों का दर्द और स्मृतियां बहती चली गईं। राजेश समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सी पुरानी डोर है जो अचानक खुल गई है। उस शाम आईपीएस ऑफिस के उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक पर्स वापस नहीं मिला था। वहां एक दोस्ती पुनर्जीवित हुई थी, और उस ईमानदार ऑटो ड्राइवर के कारण दो खोई हुई आत्माएं फिर से जुड़ गई थीं। आईपीएस प्रज्ञा सिंह ने सोच लिया था, अब इस कहानी का केंद्र सिर्फ एक पर्स नहीं होगा, बल्कि समाज के उन हीरों को पहचानने की यात्रा होगी जिनकी चमक अक्सर गरीबी के धूल में छिप जाती है। आईपीएस प्रज्ञा सिंह के जीवन में बहुत से केस आए थे, लेकिन राजेश यादव और उसके द्वारा लौटाए गए पर्स ने उनके दिल को कहीं गहराई तक छू लिया था। इस घटना के बाद प्रज्ञा ने ठान लिया था कि वे समाज के उन सच्चे मगर अनदेखे हीरों को सामने लाएंगी जो अपनी ईमानदारी और इंसानियत से दुनिया को रोशन करते हैं। दूसरे ही दिन प्रज्ञा ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि वे जिले के सभी थानों और स्थानीय निकायों से उन नागरिकों की सूची मंगवाए जिन्होंने बीते वर्षों में कोई नेक काम किया हो, चाहे वो खोया हुआ सामान लौटाना हो, किसी की जान बचाना हो या फिर किसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाना हो। हमें उन्हें सम्मान देना है, प्रज्ञा ने कहा, क्योंकि असली हीरो वे हैं जो बिना यूनिफॉर्म के भी देश की सेवा करते हैं। राधिका त्यागी भी इस पहल में शामिल हो गईं। उन्होंने जिला कार्यालय से समन्वय स्थापित किया और एक योजना बनाई, सामाजिक नायक सम्मान समारोह। यह समारोह जिले के सबसे बड़े सार्वजनिक मैदान में किया जाना था, जहां उन गुमनाम नायकों को मंच पर बुलाया जाएगा और उनके योगदान की सराहना की जाएगी। इस बीच प्रज्ञा ने राजेश को अपने कार्यालय बुलवाया। राजेश, जो अब भी खुद को साधारण मानता था, थोड़ा सकुचाता हुआ आया। राजेश, प्रज्ञा ने कहा, तुमने केवल एक पर्स नहीं लौटाया, तुमने भरोसे को लौटाया है। मैं चाहती हूं कि तुम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनो। राजेश घबरा गया। मैडम, मैं तो एक मामूली ऑटो वाला हूं। तुम मामूली नहीं हो राजेश, प्रज्ञा ने मुस्कुराकर कहा। तुम उस नई पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बन सकते हो जो आज की भागदौड़ में इंसानियत भूलती जा रही है। राजेश की आंखों में चमक आ गई। शायद पहली बार किसी अधिकारी ने उसे इतनी इज्जत दी थी। समारोह की तैयारियां जोरों पर थीं। प्रेस, मीडिया, स्थानीय स्कूल कॉलेज सबको आमंत्रित किया गया। मंच पर उन लोगों के नाम दर्ज किए गए
जिन्होंने पिछले 5 सालों में समाज के लिए कुछ विशेष किया था। उनमें एक नाम था रमेश पाल, जिन्होंने नदी में डूबते बच्चे को जान पर खेलकर बचाया था, लेकिन कभी सामने नहीं आए। एक बुजुर्ग महिला शारदा देवी, जिन्होंने अपनी पेंशन से गांव में बालिकाओं के लिए पुस्तकालय बनवाया था, और एक 12 साल का लड़का नीलेश, जिसने अपने दोस्तों को एक बाल विवाह रुकवाने के लिए प्रेरित किया था। आईपीएस प्रज्ञा की निगरानी में कार्यक्रम का हर पहलू व्यवस्थित हो रहा था। प्रोग्राम के दिन मैदान खचाखच भरा था। जैसे ही मंच पर राजेश को बुलाया गया, तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। राजेश ने जब माइक संभाला, उसकी आवाज में ईमानदारी झलक रही थी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मां ने सिखाया है, दूसरों का हक मत खाओ और सच्चाई पर चलो। आज अगर मेरी वजह से किसी को उसका अपना कुछ मिला है, तो यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। भीड़ में बहुत से लोग रो रहे थे। राधिका त्यागी ने मंच पर आकर घोषणा की कि राजेश को जिले की जन प्रतिष्ठा योजना के तहत एक नई ऑन्टो और मकान आवंटित किया जाएगा। प्रज्ञा ने मंच से कहा, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, वे हमारे बीच होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना होता है। इस कार्यक्रम के बाद पूरे जिले में एक नई सोच ने जन्म लिया। स्कूलों में बच्चों को ऐसे गुमनाम नायकों की कहानियां सुनाई जाने लगीं। युवा समाज सेवा की ओर आकर्षित होने लगे, और आईपीएस प्रज्ञा सिंह जानती थीं, उन्होंने सिर्फ एक पर्स वापस नहीं दिलवाया था, उन्होंने पूरे समाज को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटा दिया था। आईपीएस प्रज्ञा सिंह के द्वारा आयोजित गुमनाम हीरो सम्मान समारोह के बाद पूरा जिला एक नई ऊर्जा से भर गया था। लेकिन जब समाज में अच्छाई की लहर चलती है, तो बुराई भी अपना सिर उठाती है। यही हुआ जब समारोह के कुछ दिन बाद ही प्रज्ञा को एक गुमनाम पत्र मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम सच में ईमानदार हो तो जाकर उस बस्ती को देखो, जहां आज भी पुलिस वाले खुद दलाल बन बैठे हैं। वहां के लोगों की चीखें सरकार तक नहीं, बल्कि दरिंदों तक पहुंचती हैं। पत्र के नीचे कोई नाम नहीं था, पर उसने प्रज्ञा की अंतरात्मा को झकझोर दिया। रात भर वह सो नहीं सकीं। अगली सुबह उन्होंने अपने खास सिपाही विकास को बुलाया। बिना वर्दी के चलना होगा, और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। प्रज्ञा ने सलवार कमीज पहनी, माथे पर बिंदी लगाई और एक झोला कंधे पर लटकाया। वे उस बस्ती की ओर निकल पड़ीं जिसका जिक्र पत्र में था, रामनगर झुग्गी बस्ती। बस्ती में घुसते ही बदबू, गंदगी और डर का माहौल उन्हें चीरता हुआ महसूस हुआ। बच्चे कुपोषित, महिलाएं सहमी हुईं और पुरुष नशे में धुत। कुछ पुलिस वाले दूर एक पान की दुकान के पास खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें जमीन पर नहीं, औरतों के शरीर पर थीं। प्रज्ञा ने वहां एक महिला से बात करने की कोशिश की। उसका नाम था कमला। पहले तो वह डरी, लेकिन जब प्रज्ञा ने प्यार से कहा, बहन, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, तो कमला फूट फूट कर रोने लगी। कमला ने बताया कि किस तरह बस्ती की लड़कियों को बहाने से बाहर ले जाकर बेच दिया जाता है। कई बार पुलिस वाले खुद ही इन दलालों की मदद करते हैं। मैंने अपनी बेटी को छिपा रखा है, कमला बोली, क्योंकि अगली बारी उसी की है। प्रज्ञा की आंखों में आग जल उठी। उन्होंने विकास को इशारा किया और एक गली से होकर वे उस इलाके में पहुंचे जहां दलालों का अड्डा था। वहां एक शख्स मिला, बबलू ठाकुर, जो इस पूरे नेटवर्क का सरगना था। बबलू ने प्रज्ञा को देखकर कहा, नहीं आई हो, पहले उधर चलो, फॉर्म भरना होगा। प्रज्ञा मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में शेरनी की दहाड़ छिपी थी। फॉर्म तो मैं भरूंगी, लेकिन तेरे लिए गिरफ्तारी का। उन्होंने जेब से वायरलेस निकाली और कोड वर्ड बोला, ऑपरेशन शेरनी चालू। अगले ही पल पूरे बस्ती में सादा कपड़ों में पुलिस वालों की टीम घुस गई। बबलू और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस की गाड़ियों में भरकर कई महिलाओं और लड़कियों को मुक्त कराया गया। कमला दौड़कर प्रज्ञा के पैरों में गिर गई। मैडम, आज तो भगवान खुद आ गए। प्रज्ञा की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा दृढ़। भगवान नहीं बहन, तेरी तरह की औरतों की चीखें थीं जो मुझे यहां खींच लाईं। बाद में बबलू ठाकुर से पूछताछ में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया, एसआई अर्जुन सिंह, जो उसी क्षेत्र का इंचार्ज था और पूरे रैकेट का संरक्षक बना बैठा था।
प्रज्ञा ने अर्जुन को तुरंत सस्पेंड किया और उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। इस घटना ने पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया। आईपीएस प्रज्ञा को बहुत लोगों ने चेताया, धमकाया, पर उन्होंने कहा, अगर मैं डर गई तो मेरी यूनिफॉर्म कलंकित होगी। संघर्ष ही मेरी साधना है। अब रामनगर बस्ती में बच्चियां स्कूल जाने लगीं, महिलाएं खुलकर बोलने लगीं और हर दीवार पर लिखा था, यह इलाका अब प्रज्ञा मैडम का है, यहां सिर्फ कानून का राज चलेगा। रामनगर बस्ती में सफलता के बाद प्रज्ञा मैडम की छवि एक नायक के रूप में उभर रही थी, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां छाया भी गहराती है। उनके साहस और ईमानदारी से कई भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं की जड़ें हिलने लगी थीं। उन्हीं में से एक था विधायक रंजीत पाल, जो बबलू ठाकुर के नेटवर्क का असली संरक्षक था। रंजीत पाल के बंगले में उस रात मीटिंग चल रही थी। वहां उसके कई भरोसेमंद लोग मौजूद थे, कुछ पत्रकार, कुछ पुलिस अधिकारी और एक स्थानीय गुंडा रणबीर यादव। ये औरत अब हद से बाहर जा रही है, रंजीत गुस्से में बोला। अब समय आ गया है उसे उसकी औकात दिखाने का। रणबीर मुस्कुराया। बोली के बजाय गोली से बात करनी होगी साहब। नहीं, रंजीत बोला, पहले उसकी इज्जत उछालनी होगी, उसके बाद जो भी करेंगे लोग यही समझेंगे कि वो खुद गलत थी। अगले ही दिन शहर के सबसे बड़े अखबार में एक फर्जी खबर छपी, आईपीएस प्रज्ञा सिंह के संबंध माफिया से। उसमें कुछ एडिट की गई तस्वीरें और झूठी गवाहियों के हवाले से लिखा गया कि प्रज्ञा सिंह ने बबलू ठाकुर से रिश्वत ली थी। पूरा शहर सन्न रह गया। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मुख्यमंत्री ऑफिस से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रज्ञा को 24 घंटे में जवाब देने का आदेश आया। विकास, उनका सिपाही, गुस्से में तमतमा उठा। मैडम, इन सबको एक एक करके उठा लें। प्रज्ञा शांत थीं, पर उनकी आंखों में तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने कहा, नहीं विकास, इस बार जवाब कानून देगा, मैं नहीं। उन्होंने सारी फर्जी खबरों और तस्वीरों की जांच साइबर सेल को सौंपी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद साइबर टीम ने पता लगा लिया कि तस्वीरें रंजीत पाल के मीडिया सलाहकार द्वारा मॉर्फ की गई थीं। इसके बाद प्रज्ञा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने सबूतों के साथ मीडिया के सामने सच्चाई रखी और कहा, मुझे बदनाम करके कोई मुझे भ्रष्ट नहीं बना सकता। मैंने जो भी किया है कानून और इंसानियत के लिए किया है। अगर मेरा रास्ता कांटों भरा है तो मैं उन कांटों को चीरकर आगे बढ़ूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनसमर्थन की बाढ़ आ गई। छात्र संगठनों ने रैली निकाली, महिलाएं मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरीं। मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया, आईपीएस प्रज्ञा सिंह पर हमारा पूर्ण विश्वास है। इस तरह की साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बारी थी रंजीत पाल को बेनकाब करने की। प्रज्ञा ने अपने पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल किया और एक गुप्त रिकॉर्डिंग जुटाई, जिसमें रंजीत, रणबीर और मीडिया सलाहकार साजिश की योजना बनाते सुने गए। यह रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपते ही बवाल मच गया। रंजीत पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और पुलिस जांच के आदेश हुए। रणबीर यादव फरार था, लेकिन अब वह प्रज्ञा के टारगेट पर था। उस रात विकास ने प्रज्ञा से पूछा, मैडम, डर नहीं लगता क्या? प्रज्ञा मुस्कुराई। डर तो पहली बार इंसाफ करते वक्त लगा था, अब नहीं। अब तो सिर्फ एक जुनून है हर उस साजिश को तोड़ने का जो किसी मासूम की जिंदगी छीनती है। रणबीर यादव फरार था, लेकिन उसका नाम अब हर जांच फाइल में दर्ज हो चुका था। उसकी तलाश के लिए स्पेशल टीम गठित हो चुकी थी। इसी बीच प्रज्ञा मैडम को एक गुप्त सूचना मिली कि रणबीर किसी जेल में बंद एक पुराने अपराधी से मिलने वाला है, जो पूरे गिरोह की रीढ़ था। नाम था बलराम सिंह। बलराम सिंह एक कुख्यात अपराधी था जो वर्षों से जेल में बंद था, लेकिन जेल से ही अपना नेटवर्क चला रहा था। उसकी पहुंच इतनी थी कि जेलर से लेकर कुछ सिपाही तक उसके इशारों पर चलते थे। प्रज्ञा ने योजना बनाई, इस बार खुद जेल का निरीक्षण करने का नाटक रचा जाएगा। एक सुबह अचानक ही जिला जेल के फाटक पर आईपीएस प्रज्ञा सिंह की सरकारी गाड़ी आकर रुकी। जेल में हड़कंप मच गया। जेलर संजय शर्मा भागते हुए आए। मैडम, सूचना तो नहीं दी थी आपने? प्रज्ञा गंभीर थीं। अपराधी सूचना देकर वार नहीं करता, जेल निरीक्षण भी बिना सूचना के ही होगा।
जेल के हर कोने की तलाशी ली गई, कैदियों से बातचीत की गई, कई बंद कमरों की चाबियां मांगी गईं जो वर्षों से खोली नहीं गई थीं। तभी एक कोठरी के बाहर खड़े सिपाही ने अंदर जाने से मना कर दिया। मैडम, इसमें तो बलराम सिंह है, बहुत खतरनाक है। प्रज्ञा ने दरवाजा खुद खोला। अंदर बलराम सिंह गद्दे पर बैठा था, मुस्कुराता हुआ। आ गईं आप भी उस रणबीर की तलाश में? प्रज्ञा ने सीधे कहा। तू चाहे जेल में हो या बाहर, अगर रणबीर से मिलकर साजिश रची है तो तेरी दुनिया यहीं खत्म कर दूंगी। बलराम हंसा। मैडम, मेरी दुनिया को खत्म करने की सोचने से पहले जेल की दीवारें तोड़नी पड़ेंगी और इन दीवारों के हर ईंट पर मेरा नाम लिखा है। लेकिन इस बार प्रज्ञा तैयारी से आई थीं। उन्होंने जेल में छापामार टीम को बुला लिया। बलराम की कोठरी से मोबाइल, नकद पैसे, शराब की बोतलें और एक डायरी मिली जिसमें रणबीर और रंजीत पाल के बीच हुई बातों का लेखा जोखा था। बलराम को वीआईपी सुविधा देने वाले जेलर को सस्पेंड किया गया। प्रज्ञा ने वहीं प्रेस से कहा, आज ये साफ हो गया कि सिर्फ बाहर के गुंडे नहीं, सिस्टम के अंदर के लोग भी इस जहर में भागीदार हैं। लेकिन ये जहर अब ज्यादा नहीं फैलेगा। प्रज्ञा ने डायरी के आधार पर नए गिरफ्तारी वारंट निकाले। शहर की हर बड़ी गली, होटल और अड्डे पर छापेमारी हुई। रणबीर की गिरफ्तारी अब एक सवाल नहीं, जल्द होने वाला जवाब थी। लेकिन इसी दौरान प्रज्ञा को एक धमकी भरा पत्र मिला। अगर रणबीर को छूने की कोशिश की तो तुम्हारी मां की जान जाएगी। प्रज्ञा के होश उड़ गए। उनकी मां गांव में अकेली रहती थीं। उन्होंने तुरंत सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए, लेकिन मन का डर बढ़ने लगा। पहली बार केस और कर्तव्य के बीच उनका परिवार खड़ा हो गया था। विकास ने कहा, मैडम, आप चाहें तो छुट्टी ले लें, मां को साथ ले आएं। प्रज्ञा ने जवाब दिया, अगर मैं आज डर गई तो कल कोई और बेटी आईपीएस बनने से पहले सोचने लगेगी। रणबीर को मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे कीमत कुछ भी हो। जेल की दीवारों में जंग छिड़ चुकी थी। प्रज्ञा सिंह के जीवन की सबसे लंबी रात आने वाली थी। रणबीर यादव की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक औपचारिकता थी। जाल बिछ चुका था, हर मोड़ पर निगरानी थी। लेकिन सबसे बड़ा डर अब उसके द्वारा दी गई धमकी थी, प्रज्ञा की मां को नुकसान पहुंचाने की। विकास ने एक गोपनीय प्लान बनाया, रणबीर को उसी जगह पर बुलाना जहां वह खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता था, पुराने चीनी मिल के गोदाम में। लेकिन इस बार वहां पुलिस नहीं, सिर्फ एक महिला होने वाली थी, प्रज्ञा। सरकारी सुरक्षा हटाकर, अपना मोबाइल बंद कर, प्रज्ञा अकेली ही उस रात वहां पहुंची। उस वीरान गोदाम में अजीब सी ठंडक और डर का माहौल था। कहीं कोई हरकत नहीं, बस छत से टपकती बूंदें और दूर सुनाई देती कुत्तों की आवाजें। आईपीएस की हिम्मत तो देखो, अकेली चली आई मुझसे मिलने। एक स्वर गूंजा। रणबीर अंधेरे से बाहर आया। उसके हाथ में पिस्तौल थी, आंखों में पागलपन। तूने मां को धमकी दी और सोचा मैं डर जाऊंगी? प्रज्ञा ने कहा। रणबीर हंसा। डर तो सबको लगता है मैडम, फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने डर को गोली से मिटाते हैं, प्रज्ञा ने जवाब दिया, और कुछ लोग अपने डर को न्याय में बदलते हैं। रणबीर ने पिस्तौल उठाई, लेकिन तभी छत से स्पेशल टीम ने छलांग लगाई। पूरा गोदाम घेर लिया गया था। रणबीर हक्का बक्का रह गया। तू अकेली नहीं आई थी रणबीर, मैं अकेली कभी नहीं होती। मेरे साथ होता है कर्तव्य और देश का कानून। रणबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी वक्त रंजीत पाल, बलराम सिंह और जेलर शर्मा की कोर्ट में पेशी हुई। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैली। प्रज्ञा की मां को भी पुलिस सुरक्षा में राजधानी लाया गया। मां ने प्रज्ञा को गले लगाकर कहा, तू ही मेरी असली ताकत है बेटी। कुछ हफ्तों बाद प्रज्ञा को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। मंच से उन्होंने कहा, यह कहानी सिर्फ एक आईपीएस अफसर की नहीं, हर उस बेटी की है जो समाज की बंद दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। हमारे देश को बहादुर सिपाहियों की नहीं, बहादुर बेटियों की जरूरत है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रज्ञा मुस्करा रही थीं। यह मुस्कान एक लंबी लड़ाई की जीत की थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय